तो हमारी जो पीछे की क्लास हुई थी उसमें समास को हमने कंप्लीट रूप से पढ़ लिया था। आज एक और नया टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं जिनका नाम है उपसर्ग। क्या है? उपसर्ग। आज हम विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे किसका दोस्तों? उपसर्ग का। अब हमारे सामने उपसर्ग में से सबसे पहला प्रश्न यही निकल के आता है कि उपसर्ग किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम अध्ययन करते हैं उपसर्ग की परिभाषा का। उपसर्ग की परिभाषा। तो दोस्तों उपसर्ग के शब्दांश मात्र होता है। क्या होता है? उपसर्ग शब्दांश मात्र होता है और किसी भी मूल शब्द के पहले जुड़कर नवीन शब्द की रचना करता है तथा उसके अर्थ में परिवर्तन कर देता है। अर्थ में परिवर्तन कर देता है। उपसर्ग कहलाता है। क्या कहलाता है? उपसर्ग कहलाता है। ठीक है, परिभाषा को ध्यानपूर्वक समझे, आसानी के साथ में समझ में आएगा। बहुत सारे उपसर्ग होते हैं, वो रटने पर सारे याद नहीं होते, तो हम एक ट्रिक के माध्यम से भी इनको पढ़ने की कोशिश करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों उपसर्ग होता है वो क्या होता है? उपसर्ग मात्र शब्दांश होता है, यानी एक शब्दांश मात्र होता है। कोई भी मूल शब्द होता है, उस मूल शब्द के क्या करता है? ये पहले जुड़ता है, मूल शब्द के पहले जुड़ता है। पहले जुड़कर क्या करता है? एक नए शब्द की रचना करता है और उसके बाद में उस नए शब्द के अर्थ में क्या कर देता है दोस्तों? परिवर्तन कर देता है। तो वो क्या कहलाता है? उपसर्ग कहलाता है। उपसर्ग शब्दांश मात्र होता है, किसी भी मूल शब्द के पहले जुड़ता है, नया शब्द बनाता है, अर्थ में परिवर्तन कर देता है, दोस्तों उपसर्ग कहलाता है। और इस उपसर्ग का स्वतंत्र रूप से कोई महत्व नहीं होता है। स्वतंत्र रूप से अपना कोई भी महत्व नहीं होता है। महत्व नहीं होता है कि शब्दांश मात्र होता है, शब्दांश का अपने आप में कोई महत्व नहीं होता है। इसका महत्व कब होता है? जब ये किसी मूल शब्द के पहले जुड़ता है, नया शब्द बनाता है और उसके अर्थ में क्या कर देता है? परिवर्तन कर देता है। जैसे ये उपसर्ग, ये मूल शब्द और ये नवीन शब्द, और ये क्या हो गया दोस्तों? इसका अर्थ हो गया। ठीक है, उपसर्ग शब्दांश मात्र होता है, मूल शब्द के पहले जुड़ता है, नया शब्द बनाता है, अर्थ में क्या कर देता है? परिवर्तन कर देता है। जैसे मूल शब्द में लिखूं हार, हार के पहले मैं आ उपसर्ग लगा दूं, दोस्तों यहां पर नया शब्द बनेगा, वो क्या बनेगा? आहार बनेगा। और आहार का जो अर्थ होता है वो क्या होता है? भोजन होता है। फिर मैं हार लिखूं, हार के पहले मैं वी उपसर्ग लगा दूं, दोस्तों नया शब्द क्या बनेगा? यहां पर हमारे सामने नया शब्द विहार बनेगा। और विहार का अर्थ क्या होता है? घूमना होता है। ठीक उसी प्रकार में लिखो सम उपसर्ग, और सम उपसर्ग मूल शब्द हार, दोस्तों नया शब्द क्या बनेगा? सहार बनेगा। और सहार का जो अर्थ होता है वो क्या होता है? मारना या फिर होता है वध करना।
फिर भी यदि मैं नया मूल शब्द हार लिखूं और हार के पहले में पर उपसर्ग लगा दूं, दोस्तों नया शब्द क्या बनेगा, प्रहार बनेगा। और प्रहार का अर्थ क्या होता है, आक्रमण होता है। ठीक उसी प्रकार में प्रति उपसर्ग के मूल शब्द हार से पहले प्रति उपसर्ग लगा दूं, दोस्तों नया शब्द प्रतिहार बनेगा। क्या बनेगा, प्रतिहार बनेगा। और प्रतिहार का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, द्वारपाल होता है। क्या होता है, द्वारपाल होता है। तो ये उपसर्ग और ये मूल शब्द के पहले जुड़े हैं। ये हार, हार का यदि हमने अर्थ स्वीकार करें तो हार का सारे जो हार मूल शब्द है इनका अर्थ या तो आभूषण हो सकता है या फिर पराजय हो सकती है। ये सारे मूल शब्द है, ये उपसर्ग इनसे पहले जुड़े, पहले जुड़कर क्या किया, इन्होंने एक नया शब्द बनाया। आ प्लस हार का आहार हो गया, वी प्लस हार का विहार हो गया, सम प्लस हार का सहार हो गया, पर प्लस हार का प्रहार हो गया, प्रति प्लस हार का क्या हो गया दोस्तों, प्रतिहार हो गया। नया शब्द बनाया और नया शब्द बनाने के बाद में अर्थ में क्या कर दिया, परिवर्तन। आहार का अर्थ भोजन होता है, विहार का अर्थ घूमना होता है, सहार का अर्थ मारना होता है, प्रहार का मतलब आक्रमण होता है, और प्रतिहार का अर्थ क्या होता है, द्वारपाल होता है। तो दोस्तों अब ये शब्दांश थे, ये शब्दांश सारे क्या कहलाते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। अब हमारे सामने एक और नया प्रश्न निकल के आता है कि उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों हिंदी व्याकरण की जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पुस्तक के अनुसार ये उपसर्ग 3 प्रकार के माने जाते हैं। ठीक है, 3 प्रकार के कैसे माने जाते हैं कि कुछ उपसर्ग तो संस्कृत भाषा के होते हैं, हिंदी में शामिल कर ले जाते हैं। तो संस्कृत के उपसर्ग हो गए, हिंदी भाषा के उपसर्ग जो तद्भव होते हैं वो सारे हिंदी भाषा के उपसर्ग होते हैं, और विदेशी अरबी फारसी भाषा से भी कुछ ऐसे उपसर्ग है जो ग्रहण किए हुए, तो वो क्या हो गए, विदेशी भाषा के उपसर्ग हो गए। तो संस्कृत भाषा के उपसर्ग, हिंदी भाषा के उपसर्ग और विदेशी भाषा के उपसर्ग है। तो इस आधार पर जो उपसर्ग होते हैं वो हिंदी में कितने प्रकार के माने गए हैं, 3 प्रकार के माने गए। ठीक है, तो एक बार फिर से चर्चा कर लेते हैं कि उपसर्ग किसे कहते हैं। दोस्तों उपसर्ग शब्दांश मात्र होता है जिसका स्वतंत्र रूप से कोई महत्व नहीं होता है। महत्व उसका कब होने लगता है, जब वो किसी मूल शब्द के पहले जुड़ता है, नया शब्द बनाता है, उसके अर्थ में क्या कर देता है, परिवर्तन कर देता है। दोस्तों उससे क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि ये तथ्य आपको समझ में आए होंगे। तो दोस्तों जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, सारे उपसर्गों के बारे में विस्तार पूर्वक अब हम अध्ययन करेंगे। ठीक है भाई, जो उपसर्ग होते हैं उनको हमने कितने भागों में बांटा था, 3 भागों में। कि जो उपसर्ग होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें सबसे जो पहला है वो है संस्कृत भाषा के मूल उपसर्ग। दोस्तों संस्कृत भाषा के मूल उपसर्ग है और हिंदी में प्रयुक्त किए जाते हैं, इसलिए इनको संस्कृत भाषा के उपसर्ग कहते हैं। यह प्रश्न पहले एग्जाम में पूछा भी जा चुका है कि मूल उपसर्ग कितने होते हैं। तो यहाँ पर हमारे सामने जो प्रश्न निकल के आता है वो ये निकल के आता है कि मूल उपसर्ग कुल कितने होते हैं। दोस्तों 22 होते हैं। 22 में सबसे पहला जो उपसर्ग है वो है अति, और अति का अर्थ होता है अधिक या परे। नए शब्द अति प्लस से अति प्लस कर्मण, अतिक्रमण, अतिवृष्टि, अति प्लस अधिक। अत्यधिक में कौन सा उपसर्ग है, अति, और आगे क्या हुआ है, लिखा हुआ है अधिक। तो अति प्लस अधिक, अत्यधिक, अतिशीघ्र, अति प्लस अंत क्या का हो जाएगा, अत्यंत हो जाएगा। अति प्लस आचार, अत्याचार, अति प्लस इंद्रिय, अतीन्द्रिय, जो इंद्रियों से दूर हो या फिर परे हो उसको क्या कहते हैं, अतीन्द्रिय। दूसरा उपसर्ग है अधि। अधि का दोस्तों अर्थ क्या होता है, या तो प्रधान होता है या फिर श्रेष्ठ होता है। नए शब्द क्या बनेंगे, अधि उपसर्ग से। कर्ण मूल शब्द है, अधि उपसर्ग लगा दिया, अधिकरण हो गया, अधिनियम हो गया, प्रधान नियम हो गया, इसका मतलब अधिनियम हो गया, प्रधान नायक हो गया, अधिनायक हो गया। किसी ने श्रेष्ठ कार्य किया है तो क्या हो गया दोस्तों, अधिकार हो गया। ठीक उसी प्रकार अधिमास है, अधिपति, अधि प्लस अयन क्या हो जाएगा, अधि प्लस अयन। और अध्यापक का क्या हो जाएगा, कौन सा उपसर्ग है दोस्तों, अधि प्लस आपक क्या हो जाएगा, अध्यापक हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार अनु उपसर्ग है। अनु का अर्थ होता है पीछे या समान। अनुकरण, नया शब्द क्या बनेगा, अनु उपसर्ग से। कर्ण मूल शब्द है, अनु उपसर्ग है। अनुकूल, अनुचर, अनुज, जय यानी जन्म लेने वाला, जिसका जन्म पहले हुआ है
पीछे वा यानी बड़े वाले से छोटे वाले से पहले वा, तो वो क्या कहलाएगा? अनुज कहलाएगा, अनुशासन। अप उपसर्ग है, अप का अर्थ होता है बुरा या फिर विपरीत। अपकार है, अच्छा कार्य नहीं होता, कार्य के विपरीत कार्य अपकार है। अपमान, अपयश, अपशब्द और अपहरण, सब में क्या लगा हुआ है? अप उपसर्ग लगा हुआ है। उसके बाद में अभि उपसर्ग। दोस्तों अभि का अर्थ होता है पास में या समान। अभिमान दो बार आ गया शायद ना, अभिमान, अभिनय, अभिनव, अभि प्लस अर्थी क्या हो जाएगा? अधार्थी। अभिमान, जिसका सामने अभी हमारे सामने जो बैठा हुआ मेहमान है दोस्तों क्या कहलाएगा? अभिमान है। नया नया उत्पन्न हुआ, अभिनय, अभिनव और अधार्थी। अब उपसर्ग अव का अर्थ होता है बुरा या फिर हीन। अवगुण, बुरा गुण, अवनति, अवज्ञा, अवतार और अवकाश। सातवां जो उपसर्ग है वो है आ। आ का अर्थ होता है तक या से। आ जन्म, जन्म रहने तक। आहार, हार तक। आयात, आगार और आजीवन, जीवन रहने तक। तो संस्कृत के जो मूल उपसर्ग होते हैं वो कितने होते हैं दोस्तों? 22 उपसर्ग होते हैं। सबसे पहले हमने क्या लिखा? उपसर्ग, उसके बाद में उसका अर्थ है और नया शब्द। दोस्तों इतने सारे शब्दांश हमें याद नहीं रहते। अब हमें यहाँ पर एक ट्रिक का प्रयोग करना है। हमें ये नहीं पूछेगा कि कितने उपसर्ग संस्कृत का कौन सा है, हिंदी का कौन सा है और उपसर्ग विदेशी भाषा का कौन सा है, ऐसा प्रश्न हमसे नहीं करेगा। प्रश्न हमसे करेगा कि अति उपसर्ग से बने हुए कौन सा विकल्प में विकल्प सही नहीं है भाई, सुमेलित नहीं है, ऐसा पूछेगा। कि अति उपसर्ग 4 विकल्प देगा और 4 विकल्प देके हमें यह पूछेगा कि निम्न में से कौन से विकल्प में अति उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। तो हमें दे दिया अति से, तब क्या करना है? जो मूल शब्द है उसको अलग कर लेना है। से, अतिक्रमण, अतिवृष्टि, ठीक है। तो अति से दे दिया, अतिक्रमण दे दिया, अतिवृष्टि दे दिया। वहां पर हमें अनुज देता है, चौथा विकल्प क्या देता है? अनुज देता है। तो हमें अपने आप पता चल जाएगा, रटने की आवश्यकता नहीं, केवल समझ लेना है कि किस में कौन सा उपसर्ग है। उसके लिए हमें मूल शब्द को क्या करना पड़ेगा? उपसर्ग से अलग करना पड़ेगा। अलग करते क्या बचेगा? ये शब्दांश मात्र बचेगा। तो जो इस शब्दांश मात्र के रूप में बचती है दोस्तों वो क्या कहलाती है? हमेशा उपसर्ग ही कहलाती है। तो इस आधार पर संस्कृत के मुख्य रूप से 7 जो उपसर्ग थे उनका हमने अध्ययन कर लिया। दोस्तों जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, अन्य और उपसर्ग है उनके बारे में भी चर्चा करते हैं। ठीक है भाई। 8वां जो उपसर्ग है दोस्तों वो क्या है? उत उपसर्ग है। उत का अर्थ होता है ऊपर या फिर श्रेष्ठ। उत प्लस पन्न, मूल शब्द क्या है? पन्न। उत उपसर्ग उत प्लस पति, उत्पत्ति। उत प्लस उत प्लस पीड़न, उत्पीड़न। उत प्लस कर्ष का क्या हो गया? उत्कर्ष हो गया। और जो तीव्र इच्छा, उत्कंठा। श्रेष्ठ इच्छा, उत्कंठा, ठीक है। उप, उप का अर्थ होता है पास या सहायक है। कार के पहले उपकार, वन के पहले उप लगाते हैं, उपवन है, उपनाम है, उपचार है और क्या हो जाएगा? उपयोग हो जाएगा। उपयोग जो सहायक है, उपचार है वो भी सहायक है, उपनाम है यानी सहायक जो नाम है उसका, उपवन है, सहायक जो वन है, उपकार है यानी सहायक जो कार्य होता है दोस्तों उसको क्या कहते हैं? उपकार कहते हैं। दूर, दूर का अर्थ होता है या तो कठिन होता है या फिर बुरा होता है या फिर विपरीत है। बुरी आशा, दुराशा, बुरा आग्रह, दुराग्रह। दुर प्लस आचार, दुराचार। दुर प्लस उपयोग, दुरुपयोग। और दुर प्लस दशा, बुरी दशा। इसका मतलब क्या हो गया? दुर्दशा हो गया। दुस, 11वां जो उपसर्ग है वो दुस, दुस का अर्थ भी कठिन, बुरा और विपरीत होता है। बुरी चिंता, दुश्चिंता। बुरा कार्य, दुष्कार्य। बुरा कर्म, दुष्कर्म। और बुरा जो साहस होता है दोस्तों दुस्साहस कहते हैं। नी उपसर्ग है। नी का अर्थ होता है बिना या फिर विशेष। जिसको किसी का डर नहीं होता है उसको निड्र कहते हैं। जिसको कोई गम नहीं होता उसको निगम कहते हैं। जिसका कोई वास नहीं होता निवास होता है। दान वगैरह नहीं होता है निदान होता है। जिसके पास में हथियार वगैरह नहीं होता है निहत्था होता है। और जिसके पास में आय, ने प्लस आय, नया शब्द क्या बनेगा? न्याय बनेगा। तो न्याय, न्यास, न्यास में भी ने उपसर्ग है। 13वां जो उपसर्ग है निर, निर का अर्थ होता है बिना या फिर बाहर। निरपराध है, अपराध के बिना। निराकार, जिसका कोई आकार नहीं है।
निराहार जिसने आहार नहीं किया है, जिसको अक्षर विशेष का भी ज्ञान नहीं होता है, निरक्षर होता है, जिसके पास में धन नहीं होता है दोस्तों, निर्धन होता है, निर प्लस धन। निस उपसर्ग है, निस का अर्थ भी होता है बिना या फिर बाहर होता है निश्चय, निश्चल, निष्काम, निष्पाप और निष्फल। ठीक उसी प्रकार पर उपसर्ग है, पर का अर्थ होता है आगे या फिर अधिक, प्रदान जिसने आगे होकर दान किया है प्रदान, प्रबल जो सबसे बलशाली है, प्रयोग जिसने अच्छा प्रयोग किया, प्रचार, प्रसार और प्रहार। इस प्रकार जो नए शब्द है ये उपसर्ग क्या होते हैं, अनेक प्रकार के जो नवीन शब्द है, मूल शब्द उनके पहले जुड़े और इनके अर्थ में क्या करें दोस्तों, परिवर्तन कर रहे हैं, ये सारे क्या कहलाते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। और ये संस्कृत के 22 मूल उपसर्ग होते हैं, जिनमें से हमने 15 का अध्ययन कर लिया है। एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, अन्य उपसर्गों के बारे में भी हम चर्चा करते हैं। ठीक है भाई। नेक्स्ट तो 16वां जो उपसर्ग है वो है दोस्तों परा। क्या नाम है, परा। परा उपसर्ग का अर्थ होता है विपरीत या फिर पीछे। परा उपसर्ग का अर्थ क्या होता है, विपरीत या पीछे। पराजय, जय के विपरीत यदि जय हुई है दोस्तों वो क्या कहलाती है, पराजय। पराभाव, परा प्लस कर्म पराक्रम, परा प्लस मर्स परामर्श, परा प्लस काष्ठा क्या हो जाएगा दोस्तों, पराकाष्ठा हो जाएगा। 17वां जो उपसर्ग है वो है परि, और परि का अर्थ होता है चारों ओर या फिर पास में। परि प्लस कर्मा दोस्तों, परिक्रमा चारों ओर जो लगाई जाती है, परिवार, परि प्लस वार, परि प्लस हार, परिहार, परि प्लस श्रम परिश्रम, और परि प्लस दान परिधान यानी पहनावा या फिर वस्त्र। प्रति उपसर्ग, प्रति का अर्थ होता है प्रत्येक या विपरीत, हर दिन, प्रतिदिन या प्रत्येक दिन, हर एक, प्रत्येक, प्रतिकूल, कुल के जो विपरीत है, हिंसा के बदले हिंसा, प्रतिहिंसा, रूप के बदले रूप, प्रतिरूप। ध्वनि के विपरीत ध्वनि, प्रतिध्वनि, प्रतिनिधि, प्रति प्लस आशा, आशा के बदले आशा, प्रत्याशा। प्रत्युत्तर, उत्तर के विपरीत उत्तर, प्रतीक्षा, प्रति प्लस इच्छा। ठीक उसी प्रकार वी उपसर्ग और वी का अर्थ होता है विशेष या फिर भिन्न। जय, विशेष जो जय होती है उसको विजय कहते हैं। विज्ञान, वी प्लस देश विदेश, वी प्लस योग वियोग, वी प्लस नाश विनाश, वी प्लस लय क्या हो जाएगा, विलय हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार 20वां जो उपसर्ग है सु, दोस्तों सु का अर्थ होता है अच्छा, अच्छी गंध सुगंध, अच्छी गति सुगति, अच्छा बोध सुबोध, अच्छा यश सुयश, अच्छा मन सुमन, अच्छे गुण सुशील। ठीक उसी प्रकार 21वां जो उपसर्ग है वो है सम, सम का अर्थ होता है अच्छी तरह से। तो सम प्लस कल्प संकल्प, सम प्लस चे संचय, सम प्लस तोष संतोष, सम प्लस घटन संगठन, सम प्लस चार संचार, और सम प्लस हार क्या हो जाएगा, संहार। और लास्ट जो 22वां उपसर्ग है अन, अन का अर्थ होता है नहीं, अनादि जिसका कोई आदि नहीं हो, न एक जो अनेक सारे हो, जो उपयोगी नहीं हो, अनुपयोगी जो उचित नहीं हो, वो अन प्लस उचित अनुचित, और अन प्लस उपम क्या हो जाएगा दोस्तों, अनुपम हो जाएगा। तो हमारे यहाँ पर संस्कृत के जो जितने भी उपसर्ग थे, मूल उपसर्ग जिनको कितने मानेंगे, 22 उपसर्ग। और 22 उपसर्गों के बारे में हमने क्या कर लिया दोस्तों, विस्तार पूर्वक अध्ययन कर लिया है। तो एक बार आप इनका स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम हिंदी के जो उपसर्ग है उनके बारे में भी चर्चा करते हैं। ठीक है भाई। अब हम आनंद करते हैं हिंदी भाषा के उपसर्ग है, उन उपसर्गों के बारे में जान लेते हैं कि हिंदी के जो उपसर्ग होते हैं वो कितने होते हैं। तो दोस्तों हिंदी भाषा के भी जो उपसर्ग होते हैं जो मूल रूप से प्रयोग किए जाते हैं उनकी संख्या भी कितनी मानी जाती है, 22 मानी जाती है। जिसमें सबसे पहला है अन्न। अन्न का अर्थ होता है नहीं, जो बिल्कुल भी पढ़ा हुआ नहीं होता है दोस्तों उसको अनपढ़ कहते हैं। जिसको जानते नहीं है वो अनजान होता है। जिसमें आपस में बनती नहीं है उसको अनबन कहते हैं। जिसका कोई मोल नहीं होता अनहोल कहते हैं। और अनहोनी जो कभी नहीं हो सकती उसको अनहोनी कहते हैं। जिसको देखा नहीं है उसको क्या कहते हैं, अनदेखा कहते हैं। अर्ध, अर्ध का अर्थ होता है आधा। अध मरा, आधा है जो मरा। अध पका, आधा है जो पका। अध चला, आधा चला। अध गला, आधा जो गला। अध कचरा, आधा कचरा। और आधा दान, अध खिला जो आधा है खिला। ठीक है। उ,
ओ का उपसर्ग है उचक्का, उजड़ना, उछलना, उखड़ना और उतावला होना। चौथा जो उपसर्ग है दोस्तों उनका मतलब होता है एक कम। जब हम समास पढ़ रहे थे उसमें हमने पढ़ा था कि 19 में कौन सा समास है, एक कम है, यानी समास का जो विग्रह कार्य उपसर्ग के अर्थ के अनुसार हो रहा था। तो दोस्तों अविभाव समास माना था। 20 से एक कम 19, 30 से एक कम 19, 40 से एक कम 39, 50 से एक कम 49, 60 से एक कम 59। उसके बाद में पांचवा जो उपसर्ग है हिंदी का वो ओ, और ओ का अर्थ होता है अब। दोस्तों ये जो अपने तत्सम होते हैं, तत्सम जो संस्कृत के मूल जो शब्द होते हैं उनका तद्भव ओ उपसर्ग हिंदी का हो गया। अवगुण को अवगुण कहेंगे, अवगढ़ को अवगढ़ को अवगढ़ कहेंगे, अवसर को अवसर, अवघट अवघट, अवतार अवतार। तो संस्कृत में जो अव उपसर्ग होता है हिंदी में वो किस में बदल जाता है दोस्तों, अव में बदल जाता है। छठवां है कुपसर्ग, कु का अर्थ होता है बुरा, जिसका रूप अच्छा नहीं होता है कुरूप, जो पुत्र अच्छा नहीं होता है बुरा होता है वो कुपुत्र, कर्म अच्छे नहीं होते कुकर्म, जिसकी ख्याति अच्छी नहीं होती कुख्यात, मार्ग अच्छा नहीं होता है कुमार्ग, जो रीति अच्छी नहीं होती वो कुरीति, और जो चक्कर अच्छा नहीं होता दोस्तों उसको कुचक्कर कहते हैं। कु का अर्थ होता है बुरा। सातवां जो उपसर्ग है उसका अर्थ होता है, सातवां उपसर्ग है चो, और चौ का अर्थ होता है चार, चार राहों का समूह है समाहार चौराहा, चार मासों का समूह है समाहार चौमासा, चार पदों का समूह है समाहार चौपाया, चार रंगों का समूह है समाहार चौकार चौरंगा, और चौकन्ना जो पूरी तरह से आश्चर्यचकित रहता है और जिसके चार मुख होते हैं वो चौमुखा। आठवां उपसर्ग है पंच, पंच का अर्थ होता है पांच, पांच रंग होते हैं पचरंगा, पांच मेल होते हैं पचमेला, पंचकूटा, पंचवटी, पंचमात्र। ठीक उसी प्रकार जो नौवां उपसर्ग है उसको कहते हैं पर, पर का अर्थ होता है दूसरा, परहित दूसरों का हित करने वाला, भला करने वाला परहित। दूसरा जो देश है वो परदेश, दूसरा देश का रहने वाला है वो परदेशी, दूसरा जीवन जिसने ले लिया वो परजीवी, दूसरे लोक में चला गया है वो परलोक है, और दूसरों का जो उपकार करता है दोस्तों उसको परोपकार कहते हैं, पर प्लस उपकार, दूसरों का उपकार। दसवां उपसर्ग है वह भर, भर का अर्थ होता है पूरा, भरपूर हो गया, भरपेट हो गया, भरपाई हो गया, भरकम हो गया और भरसक हो गया। और 11वां जो उपसर्ग है वो दोस्तों बिन, बिन का अर्थ होता है बिना, जो खाए बिना, बिन खाया, जिसका ब्याह नहीं हुआ है बिन ब्याह, जिसने कुछ मांगा नहीं है बिन मांगा, जिसको बुलाया नहीं गया है ऐसे ही आ गया है वो बिन बुलाया, और कुछ बोया ही नहीं है अपने आप हो गया उसको क्या कहते हैं दोस्तों, बिन बोया कहते हैं। तो हिंदी के भी कुल उपसर्ग कितने होते हैं दोस्तों, 22 होते हैं। इतने सारे याद नहीं रहते, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, केवल जो मूल शब्द है कोई भी एक ऐसा उपसर्ग से सहित जो शब्द है, जैसे अध जला, इसमें मूल शब्द जला है, अध बच गया, ये अध क्या हो गया, ये उपसर्ग हो गया। कि मूल शब्द को कोई भी उपसर्ग सहित शब्द है उससे मूल शब्द को अलग कर लेना है, उसके बाद में जो शब्दांश बचता है दोस्तों वो क्या कहलाता है, वो हमेशा उपसर्ग ही कहलाता है। तो इसको भी जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। उम्मीद करता हूं कि तथ्य समझ में आए होंगे। तो नेक्स्ट जो 11 उपसर्ग हिंदी वाले और बच गए उनके बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं। ठीक है भाई। जो 12वां जो उपसर्ग है वो है दोस्तों ती, हिंदी भाषा का 12वां उपसर्ग ती, और ती का अर्थ होता है तीन, जिसके इसमें तीन रंग होते हैं तिरंगा, तीन राहों का समूह है समाहार तिराहा, तीन पदों का समूह है तिपाही, तीन माह है यानी तिमाही, जिसके तीन कोने होते हैं उसको क्या कहते हैं, तिकोना कहते हैं। ठीक उसी प्रकार दो, और दो का अर्थ होता है दो, दो रंग होते हैं दुरंगा कहते हैं, जिसके दो नालियां होती है, दो नाले की बंदूक आती है दुनाली, दो पैरों का समूह है समाहार दोस्तों दो पैर होता है, दो राहों का समूह है समाहार दुरा होता है, जो अधिक होता है एक से अधिक होता है उसको दुगुना कहते हैं, और जो एकदम से पतला सा होता है उसको दुबला कहते हैं। 14वां जो उपसर्ग है वो का अर्थ होता है बुरा, जो कायर होता है युद्ध भूमि से भाग कर आ जाता है उसको कायर कहते हैं, जो अच्छा पुरुष नहीं होते हैं उसको कापुरुष कहते हैं, जो जल अच्छा नहीं होता है उसको काजल बुरा जल कहते हैं। 15वां उपसर्ग है सह का अर्थ होता है सहित, पुत्र के सहित सपूत, फल सहित सफल, बल सहित सबल, गुण सहित सगुण, जीव सहित सजीव,
और अवधान सहित सावधान और कर्म सहित क्या हो जाएगा, सकर्म हो जाएगा। स उपसर्ग का अर्थ होता है दोस्तों सहित। चिर का अर्थ होता है सदैव, चिरकाल प्राचीन काल से स्थायी होता है, चिर आयु लंबी आयु, चिर परिचित पहले से जिसको जानता है, चिर स्थायी लंबे समय से एक जगह स्थायी, चिर स्मरणीय जो पुराने समय से भी है मौजूद है और आज भी वो याद करने योग्य है, तो क्या हो जाएगा, चिर स्मरणीय हो जाएगा। दोस्तों नए का अर्थ होता है नहीं, जिसका कोई कुल नहीं होता है, नकुल जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता है वो ने, आस्तिक जिसकी गणना नहीं होती वो नग या फिर नगण्य, और जिसका अंत नहीं होता है दोस्तों उसको इति कहते हैं। बहु का अर्थ होता है ज्यादा, बहुमूल्य जिसका मूल्य देखो, बहुवचन जो ज्यादा बोलता हो, बहुमत जिसके मत देखो, बहुभुज जो अनेक भुजाएं जिसके होती है। 19वां जो उपसर्ग है आप का अर्थ होता है स्वयं, आपका जो स्वयं कार्य कर रहा है, आप काज खुद पर बीत रही है, आप बीती स्वयं कह रहा है, आप कही स्वयं सुन रहा है, इसका मतलब है आप सुनी। नाना, नाना का अर्थ होता है अनेक, नाना प्रकार अनेक प्रकार, नाना रूप अनेक रूप, नाना जाति अनेक जाति, और नाना विकार यानी अनेक प्रकार के विकार। 21वां जो उपसर्ग है वो कह का अर्थ होता है बुरा, बुरा जो पुत्र है कुपुत, कलंक कठोर, सम का अर्थ होता है समान, जिसका तल एक जैसा है वो समतल, जिसके कोण बराबर है वो समकोण, जो 7 की कक्षा का है वो समकक्ष, जो 7 के समय का वो समकालीन, जिसकी भुजाएं बराबर है वो चतुर्भुज, और जो समान रूप से एक जैसा ही दिखने में होता है दोस्तों वो क्या कहलाता है, समदर्शी कहलाता है। तो इस प्रकार हिंदी के भी जो उपसर्ग होते हैं वो कितने होते हैं, 22 होते हैं, और 22 जो हिंदी के उपसर्ग है इनका भी हमने क्या कर लिया है दोस्तों, अध्ययन कर लिया। उम्मीद करता हूं कि ये भी आपको समझ में आए होंगे, तो इनका भी जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। अब जो विदेशी भाषा के 22 मूल उपसर्ग बच गए दोस्तों उनके बारे में भी हम विस्तार पूर्वक से अध्ययन करने वाले हैं, ठीक है, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इनका भी, ठीक है। तीसरा जो वर्गीकरण है वो है विदेशी भाषा के उपसर्ग, और विदेशी भाषा के जो उपसर्ग है वो भी कितने माने जाते हैं दोस्तों, विदेशी भाषा के जो उपसर्ग है वो भी 22 ही माने जाते हैं। सबसे पहला उपसर्ग है बे, बे का अर्थ होता है रहित, बेघर घर से रहित, बेवफा वफा से रहित, बेदर्द दर्द से रहित, बेसमझ समझ से रहित, बेहया हया से रहित, और बेहिसाब हिसाब से रहित। बे का अर्थ क्या होता है, रहित। दूसरा जो उपसर्ग है दर, दर का अर्थ होता है में, दरअसल असल में, दरबार दरबार में, दरखास्त और दरमियान मयान में। तीसरा जो उपसर्ग है दोस्तों बा, बा का अर्थ होता है सहित, बाई इज्जत इज्जत के सहित, बाकायदा बाकायदा यानी कायदा सहित, बा अदब क्या हो जाएगा, अदब के सहित हो जाएगा। चौथा उपसर्ग है कम, कम का अर्थ होता है अल्प, कम अकल जिसमें अकल कमजोर कम होती है, जिसमें जोर कम होता है वो कमजोर होता है, जिसकी उम्र कम होती है वो कम उम्र होता है, जो कम वक्त जो नालायक होता है उसको क्या कहते हैं दोस्तों, कम वक्त कहते हैं, जो कम लायक होता है। पांचवा उपसर्ग है ला, ला का अर्थ होता है परे या फिर बिना, लाइलाज इलाज के रहित, लावारिस जिसका कोई वारिस नहीं हो, परवाह है परवाह से रहित, लापता पता रहित, लाजवाब जिसका कोई जवाब नहीं हो यानी जवाब से रहित या परे। ना, ना का अर्थ होता है नहीं, जो किसी को पसंद नहीं होता उसको नापसंद कहते हैं, जिसकी आयु 18 वर्ष तक नहीं हो यानी बालिग के नहीं हो वो नाबालिग कहलाता है, जो जायज नहीं है वो नाजायज कहलाता है, और जो नासमझ होता है दोस्तों वो नादान कहलाता है। सातवां उपसर्ग है हर, हर का अर्थ होता है प्रत्येक, हरदम हर वक्त हर रोज हर हाल और हर घड़ी यानी प्रत्येक घड़ी। आठवां उपसर्ग है खुश, खुश का अर्थ होता है श्रेष्ठ, खुशहाल जिसके हाल अच्छे हैं, खुशहाल जो बदबू अच्छी है, जो खुशबू, जो खबर अच्छी है वो खुश खबर, जिसका मिजाज अच्छा होता है वो खुश मिजाज होता है, और इसके विपरीत होता है बद, बद का अर्थ होता है बुरा, बदबू चलन बुरा है, बदचलन नाम बुरा है, बदनाम किस्मत बुरी है, बदकिस्मत हो जाएगा। सरकार होता है मुख्य या प्रधान, जो मुख्य पंच होता है उसको सरपंच कहते हैं, जो मुख्य व्यक्ति होता है उसको सरदार कहते हैं, मुख्य ताज सरदार जो सबसे प्रधान कार्य करती है दोस्तों उसको सरकार कहते हैं। बेकार होता है सहित, बखूबी यानी खूबी के सहित, बतौर यानी साथ में, शरत शरत के सहित, दौलत बदौलत क्या हो जाएगा,
दौलत के सहित हो जाएगा। तो ये विदेशी भाषा के मुख्य रूप से कितने उपसर्ग है, 11 उपसर्ग मानेंगे। इनके अर्थ भी साथ में दिए हुए। उम्मीद करता हूँ कि ये भी तथ्य आपको समझ में आए होंगे। तो जो दोस्तों जल्दी से इनका भी स्क्रीनशॉट ले लो। 11 जो उपसर्ग विदेशी भाषा के और बच गए उनके बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं। ठीक है भाई। 12वां जो उपसर्ग है बिला। दोस्तों बिला का अर्थ होता है बिना, बिना कसूर, बिला कसूर, बिला वजह, वजह के बिना, बिला कानून, कानून के बिना। 13वां उपसर्ग है बेस, और बेस का अर्थ होता है अत्यधिक, बेस कीमती। जो अत्यधिक कीमती होता है वो बेस कीमती होता है, जिसकी कीमत ज्यादा होती है वो बेस कीमती होता है। नेक का अर्थ होता है भला, अच्छी राह है, नेक राह है, जिसका दिल अच्छा है, नेक दिल, जिसका नाम अच्छा है, नेक नाम, जिसकी नीयत अच्छी होती है वो क्या कहलाता है, नेक नीयत कहलाए। एन यानी ठीक, एन वक्त, ठीक वक्त पर, एन जगह, ठीक जगह, एन मौका, ठीक मौके पर। 16वां जो उपसर्ग है हम का अर्थ होता है साथ में, हम राज, हम दम, हम वतन, हम सफर और हम दर्द। 17वां जो उपसर्ग है वो अल का अर्थ होता है निश्चित, जिसका निश्चित विदाई होगी वो अलविदा। ठीक उसी प्रकार अलबता या फिर अलबेला, अलबता। 18वां उपसर्ग है गेर, गेर का अर्थ होता है रहित या फिर होता है अलग या फिर बिन। गैर हाजिर, जो हाजिर नहीं हो। गैर मर्द यानी दूसरा मर्द। गैर वाजिब यानी जो वाजिब नहीं हो। हेड, हेड का अर्थ होता है प्रमुख, हेड मास्टर यानी प्रमुख मास्टर, हेड ऑफिस यानी मुख्य ऑफिस या फिर प्रधान ऑफिस। सबका अर्थ होता है उप, सब इंस्पेक्टर यानी एक इंस्पेक्टर और उसका सहयोग करने वाला एक और इंस्पेक्टर, उप इंस्पेक्टर। सब कमेटी या फिर सब रजिस्टर। दोस्तों हाफ का अर्थ होता है आधा, हाफ कमीज, आधी कमीज, हाफ टिकट, आधा टिकट, हाफ पेंट, नेकर यानी हाफ शर्ट। और 22वां जो उपसर्ग है को का अर्थ होता है सहित, कोऑपरेशन, ऑपरेशन के सहित, और एजुकेशन सहित क्या हो जाएगा, को एजुकेशन हो जाएगा। तो दोस्तों इस आधार पर हमने संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी भाषा के उपसर्ग और विदेशी भाषा के जो उपसर्ग थे और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो बुक चलती है उस पुस्तक के अनुसार जो वर्गीकरण उपसर्गों का किया हुआ था उनका हमने विस्तार पूर्वक अध्ययन कर लिया है। तो उम्मीद करता हूं कि तथ्य आपको समझ में आए होंगे। सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ठीक है।